दादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। खास मौके पर खास चर्चा है। देश को नया उपराष्ट्रपति कल मिलने जा रहा है। 24 घंटे का भी समय बहुत मुश्किल रह गया है। कल सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी। शाम 5 बजे तक वोट डलेंगे और रात होते होते इस देश को पता चल जाएगा कि उनका नया उपराष्ट्रपति कौन है। भारतीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद भी काफी महत्वपूर्ण पद है। इसलिए है क्योंकि वह केवल उपराष्ट्रपति के तौर पर ये भूमिका नहीं निभाते, बल्कि राज्यसभा में सभापति की भूमिका भी निभाते हैं। इस पद पर जगदीप धनखड़ थे, नामी कानूनविद थे, लेकिन अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण उन्होंने स्वास्थ्यगत बताया है और वो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर है या राजनीतिक स्वास्थ्य को लेकर, इस पर कयासबाजी का दौर जारी है। पर उन्होंने पद छोड़ा, नतीजे में चुनाव आ गया। अब इस चुनाव में संख्या बल की दृष्टि से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का राष्ट्र एनडीए बहुमत में है। कुल जमा इस समय पर 542 सांसद लोकसभा में है, 238 सांसद राज्यसभा में है। यही मतदान करते हैं। इस आधार पर सामान्य बहुमत के लिए 391 वोट की जरूरत है। एनडीए के पास इसके मुकाबले तकरीबन 424 वोट है, बहुमत से काफी ज्यादा। पर फिर भी विपक्ष ने साझा उम्मीदवार उतारा है। सीपी राधाकृष्णन, जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रामाणिक चेहरा है, तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, पहले सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे। इनके मुकाबले विपक्ष ने खोज कर लाए सुदर्शन रेड्डी को। 79 साल के हैं, कानूनविद रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। उनको मैदान में उतारा, मामला दिलचस्प हो गया। दक्षिण बनाम दक्षिण की दृष्टि से इस चुनाव को देखा जा रहा है। जितना बड़ा संकट राधाकृष्णन जी के आने से स्टालिन के लिए था, उतना ही बड़ा संकट तथाकथित रूप से चंद्रबाबू नायडू के लिए विपक्ष ने पैदा कर दिया। क्या होगा, क्या इसके मायने हैं? बहुमत होते हुए भी विपक्ष ने ये प्रत्याशी क्यों मैदान में दिया? क्या इसके आने वाले समय में राजनीतिक प्रभाव होंगे? अंतरात्मा की आवाज पर क्या वाकई कोई चमत्कार होने जा रहा है, या चमत्कार न होने के बाद विपक्ष ने कुछ अपने आप को ज्यादा ही दांव पर तो नहीं लगा लिया? ऐसे कुछ सवाल हैं। इन सवालों पर ही आज बात करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुदीप प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में डॉक्टर एच एन उपाध्याय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और जब कभी ऐसे रोचक राजनीतिक विषय होते हैं तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी बड़ी रुचि के साथ हमारे साथ शामिल होते हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी से करेंगे, पर उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो इस मुकाबले की तस्वीर को काफी कुछ बयान करते हैं। क्या आंकड़े काहे क्या आंकड़े जब दल पर चुनाव नहीं है, जब सिंबल पे चुनाव नहीं, तो किस बात के आंकड़े? अंतरात्मा सबसे बड़ा। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, ये है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं। और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो अंतरात्मा की आवाज पर चमत्कार की उम्मीद के साथ विपक्ष है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं प्रामाणिक अपराधियों के साथ में मुलाकात करके विपक्ष के उम्मीदवार कौन सी मिसाल दे रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज जगा रहे हैं। पर अंतरात्मा की आवाज को तो जाने दीजिए। सीधे तौर पर यह बताएं उपाध्याय साहब, कुछ अपने आप को ज्यादा ही दांव पर तो नहीं लगा लिया? विपक्षी एकता के दावे कहीं खंड खंड तो नहीं होने वाले? कल जितना संख्या बल विपक्ष के पास है, क्या उतने भी वोट सुदर्शन रेड्डी जी को आप दिला देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। जीत हार तो बात की बात है। क्या कहते हैं उपाध्याय साहब? डॉक्टर साहब नमस्कार। साथ ही में हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं प्रेम कुमार जी, और अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए,
डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव के पहले से आज 1 साल से अधिक हो गया और भारतीय जनता पार्टी हमारे एक भी सहयोगी को तोड़ नहीं पाई, तो हमारा गठबंधन तो एक है और आगे भी रहेगा। जिस तरह से बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर कहीं तमिलनाडु से स्टालिन जी, पश्चिम बंगाल से भी जो है नुमाइंदगी रही, तृणमूल कांग्रेस से, हर विपक्षी दल से लोग वहां पर आए थे और वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन दिया। इससे हमारी मजबूती पूरा देश की जनता देख चुकी है। जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव की बात कह रहे हैं हम लोग, तो कल निश्चित रूप से चुनाव है। ये विचारधारा का चुनाव है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग संविधान को बचाने वाले लोग की विचारधारा और एक तरफ संविधान को तोड़ने वाले की विचारधारा है। और जैसा कि आपने कहा, जिस पर व्हीप जारी नहीं होता न काम करता है, तो आवाज तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट देगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो है जिस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति जो है के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी तेलुगु अस्मिता को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तेलुगु सम्मान को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके रह गई एकाध फैसले के लिए ये लोग बार बार कह रहे हैं, जो नक्सली फैसले के लिए, तो फैसला कोर्ट का था भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं था। ये लोग ऐसे ही किसी की छवि को खराब करने की बात करते हैं। जहां तक लालू यादव की बात करते हैं, वो भी छवि तो ठीक है। उपाध्याय साहब, एक मिनट। उपाध्याय साहब, आपने तेलुगु अस्मिता की बात की। चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी के बीच सांप नेवले से रिश्ते हैं। पर खबर ये आई कि चंद्रबाबू नायडू तो वोट देंगे ही सीपी राधाकृष्णन को, मतलब उनकी पार्टी। जगन रेड्डी ने भी सीपी राधाकृष्णन को ही समर्थन का ऐलान कर दिया। आपकी तेलुगु अस्मिता तो धराशायी हो गई। आपका दांव काम नहीं आया। क्या कहते हैं आप, दांव उल्टा पड़ गया? ठीक है, उन लोगों के जो है प्रमुख नेताओं ने जो कहा दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। रूढ़ी, जो स्वयं भी भाजपा के ही सांसद हैं, उसके आधार पर विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत लिए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी विपक्ष जीत कर दिखा देगा। क्या कहती हैं इस उम्मीद के संदर्भ में? अंतरात्मा की आवाज को लेकर कितना डर आपको है? नमस्कार हिमांशु द्विवेदी जी, आपके जो पॉलिटिकल ह्यूमर है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। मैंने आपकी डिबेट्स में हमेशा ये बात ऑब्जर्व की है और मुझे इस पटल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपकी सभी दर्शकों को और इस पैनलिस्ट को भी बहुत नमस्कार। अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं उससे ना मुझे कुछ हंसी भी आ रही है। सोचिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में दोनों लोग ही भाजपा के थे और इसमें जीत कांग्रेस को दिख रही है। ये कौन सी राजनीति है, कौन सा एंगल चश्मा लगाते हैं कि भाजपा के ही दोनों कैंडिडेट और जीत कांग्रेस की हो गई। वारे, इस चश्मे का तो शायद कोई इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी ये जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है ना द्विवेदी जी, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि इंडिया अलायंस को कोई मौका नहीं मिल रहा अपने आप को कहीं दिखाने का कि हम जो भानुमति का कुंडा हमने जोड़ा है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। आप ये समझिएगा, दिल्ली का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी अलग हो गई, ठीक है ना। जगह जगह जब ये बॉडीज के चुनाव मतलब इसके चुनाव हुए विधानसभा के, तो इंडिया अलायंस में अपने आप ही एकजुटता नहीं रह पाई। तो वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा करने का, कैंडिडेट खड़ा करने का इनका सिर्फ एक लक्ष्य है जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपने एनालिसिस से बताऊं
कि किसी ना किसी बात पे तो कम से कम इंडिया अलायंस का ये पता चल जाए कि हमारे साथ है कौन, हमारे विरोध में कौन है। सिर्फ इनका ये मोटिव है। और इनकी जो राजनीति है आजकल अगर मैं देखूं ना, तो मैं विपक्षी राजनीति, उसे मैं विरोध की राजनीति कहती हूँ। कुछ भी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा इनके हिसाब से कर रही है, कुछ भी कर रही है, बस इन्हें विरोध करना है। उसे विरोध के माध्यम से इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को खड़ा किया। और छोटा सा एक लाइटर नोट पे कहना चाहूंगी, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो राधा कृष्णन जी हैं और इनके कैंडिडेट हैं सुदर्शन जी। कृष्ण भगवान जी का सुदर्शन कृष्ण के अनुसार ही तो चलता है, तो सुदर्शन जी क्या कर पाएंगे, कृष्ण जी ही उसके रखवाले हैं, वो इसी का अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो ये क्लियर है कि कल के इसमें जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कैंडिडेट की होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं तो अपना फेस डेवलप करें, कहीं तो बताएं कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, वरना तो छोटी छोटी राजनीति में तो ये अपने कुनबे को जोड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। एक बार बताइए ममता जी, भाजपा जरा सिद्धस्त है कहीं पर निगाह रखने में, कहीं निशाना लगाने में। ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी भाजपा की ऐसी ही कोशिश थी। तमाम वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए खोज कर लाए सीपी राधाकृष्णन जी, जो शख्स 3 बार से लगातार जनता के स्तर पर लोकसभा चुनाव में खारिज हो रहा था, उनको आपने देश के उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित किया है। समझ में आया कि आपको तमिलनाडु का चुनाव दिख रहा है विधानसभा का, आप स्टालिन जी को तमिल अस्मिता के नाम पर घेरना चाह रहे थे। विपक्ष ने तेलुगु अस्मिता मैदान में ला दी। ना चंद्रबाबू नायडू तेलुगु अस्मिता के तहत तो सुदर्शन रेड्डी को वोट देने जा रहे हैं, ना ही जगन रेड्डी देने जा रहे हैं। स्टालिन को कैसे कटघरे में घेरेंगे? क्या कहती है आप? उपराष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष भले ही ना जीते, पर तमिलनाडु में जो फांसा आपने फेंका था, उस फांसी की काट तो सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी से हो गई। क्या कहती है ममता त्यागी जी? इतना दिमाग तो विपक्ष ने चलाया। देखिए द्विवेदी जी, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगी। मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है, ये मेरी अपनी जो अंतरात्मा कहती है, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही खास नीति रही है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से वो किसी भी पोस्ट पर ला सकते हैं। जो समीकरण तय होंगे, जो उस व्यक्ति की बैकग्राउंड होगी, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते। आप दिल्ली के चुनाव को ही देख लीजिए, क्या क्या चेहरे और क्या क्या नाम हमने शायद डिबेट्स में मेंशन नहीं किए होंगे या सोचे नहीं होंगे कि देखिए चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, और जो जब निकल के आया उसके लिए तो मुझे लगता है हमारी एसोसिएशन या भारतीय जनता पार्टी की जो सोच चलती है, ये हर एक कार्यकर्ता में एक उम्मीद जगा के रखती है। आप इसे ऐसे भी ले लीजिए, पॉजिटिव उम्मीद क्या है कि अगर मैं अच्छा कार्य करता रहूंगा या मैं अपनी पार्टी के लिए लॉयल रहूंगा, तो पार्टी कभी ना कभी हो सकता है मुझ पर नजर डाले और मेरे भी दिन बहोर जाए। इसको मैं इस तरह से लेना चाहूंगी। रही बात तमिलनाडु की राजनीति की, हाँ उसमें उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि आम कार्यकर्ता जब इस इच्छा के साथ कार्य करता है ना कि शायद मेरे ऊपर भी शीर्ष नेतृत्व की नजर पड़ी, मैंने भी कुछ अच्छा कार्य किया, तो मैं भी आगे की पंक्ति में बैठ पाऊंगा, ये जो मोटिवेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मोटिवेशन भी बन जाता है आम कार्यकर्ता के लिए। तो आम कार्यकर्ता के लिए मोटिवेशन हो जाता है। आप जनता के स्तर पर लगातार खारिज हों और पार्टी की कृपा से आप ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। क्या लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक माना जा सकता है? ये बहस का अलग विषय हो सकता है। पर हाल फिलहाल ममता जी कह रही हैं, हाँ तमिलनाडु में कुछ फायदा हो सकता है। पर प्रेम कुमार जी क्या कहते हैं? इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कल कोई चमत्कार की उम्मीद प्रेम कुमार जी, या कुल मिलाकर सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के साथ तमिलनाडु में अपनी संभावनाओं को सुरक्षित करने भर का काम तो हो गया? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया द्विवेदी जी। देखिए चमत्कार जो है ना, चमत्कार का मतलब क्या है इस उपराष्ट्रपति चुनाव में? चमत्कार का मतलब है कि बीजेपी के सांसद अपनी पार्टी के तय किए गए उम्मीदवार के खिलाफ वोट करें, तो वो चमत्कार होगा। क्योंकि इस चमत्कार के बगैर तो ये संभव नहीं है कि अपोजिशन का तय किया हुआ उम्मीदवार सुदर्शन जी उपराष्ट्रपति बने। लेकिन फिर भी ये एक उम्मीद है अपोजिशन को कि हम एक ऐसा बज क्रिएट करें कि हम उस स्थिति तक पहुंचे कि चमत्कार हो जाए, होते होते रह जाए। हम सारा अपोजिशन एकजुट होकर के भी अगर एक संदेश दें कि आगे की लड़ाई हम और मजबूती से लड़ेंगे, मेरे हिसाब से यही लड़ाई है। इसमें चमत्कार की उम्मीद हर प्रतिद्वंदी उम्मीदवार तो करता है, और जाहिर बात है कि दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी जीत की आशा जताई है।
लेकिन जितने स्पष्ट आंकड़े सत्ताधारी दल के पास हैं, उस हिसाब से इस चमत्कार को कोई तटस्थ व्यक्ति होते हुए नहीं देख सकेगा कि ऐसा चमत्कार मुमकिन अरे है। प्रेम कुमार जी थोड़ा अलग जाते हैं, चमत्कार को छोड़िए, कल इज्जत किसकी खतरे में, एनडीए की या इंडिया अलायंस की? ममता त्यागी जी इंडी शब्द बोलती हैं, हम इंडिया ही बोल लेते हैं, पर कल इज्जत किसकी खतरे में, किसके एकजुट रहने की संभावना प्रेम कुमार जी ज्यादा दिख रही है? 424 वोट बनाम 324 वोट का हिसाब किताब दिख रहा है। क्या सुदर्शन रेड्डी 324 वोट भी पालेंगे? 391 तो दूर की बात। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी, वाकई गंभीर प्रश्न है या नहीं? इसमें कोई दिक्कत आप नहीं देखते? बिल्कुल, मेरे हिसाब से साख दोनों की खतरे में है, दोनों की साख देखी जाएगी। एनडीए की साख इस बात में है कि जीत तो उनको मिले, लेकिन उनका जो इलेक्टोरल मेंबर्स है वो 100% उनके साथ वोट करता है कि नहीं, ये यहां उनकी साख जुड़ी हुई है। और अपोजिशन के लिए, चूंकि इतिहास रहा है बीते 10-11 साल में कि अपोजिशन अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, तो इस बार लगता है कि अपोजिशन ज्यादा एकजुट है। इससे पहले अब तक इंडिया गठबंधन भी जितना एकजुट रहा था, उससे ज्यादा एकजुट इस चुनाव में दिख रहा है। तो उसकी साख यहां दिख रही कि हमारा कम से कम जितना है वो दिखे, और उसके बाद एड ऑन हो, तब तो फिर बम बम, चुनाव हारे या जीते, अगर वो वोट थोड़ा बढ़ जाए कि एनडीए के खेमे से कुछ वोट आ जाए उस अंतरात्मा की आवाज से, जिसके बारे में सभी उम्मीद कर रहे हैं, तो यहां पर उनकी साख बनती दिखेगी। लेकिन जो संख्या 324-25 की है अपोजिशन की, वो अगर नहीं मिलता है तो साख निश्चित रूप से गिरेगी, और वही परंपरा फिर आगे बढ़ती दिखेगी कि अपोजिशन नाजुक घड़ी में भी एकजुट क्यों नहीं हो पाता है। ये प्रश्न है, यहीं पर ये एक दिन 24 घंटा का जो समय है उसमें ये बात तय हो जाएगी। जी अच्छा, मैं उपाध्याय जी के पास जाऊं उससे पहले तमिलनाडु के संदर्भ में आप कोई दृष्टि डालेंगे? क्या सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के साथ विपक्षी गठबंधन ने स्टालिन को तमिल अस्मिता के धर्म संकट से बचा लिया? चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी का स्टैंड स्टालिन के लिए अपने 32-34 मतों को विपक्ष के साथ बनाए रखने में कामयाब हो गया? देखिए, निश्चित रूप से स्टालिन के लिए और आंध्र और तमिलनाडु की दोनों में सियासत जो है दोनों के इर्द गिर्द दिखती है, और वहां तो आंध्र अस्मिता जागती हुई दिख रही है, लेकिन तमिलनाडु में ये दिखे, ये स्टालिन के लिए बहुत जरूरी है। तमिलनाडु में भी ऐसी भावना है, और इसी जो भी बात, जो उलटफेर की बात हो रही है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ज्यादा हो रही है वहां को देखते हुए। और अपोजिशन को एक लगता है कि तमिल भावना काम करेगी, कुछ होगा, चमत्कार होगा, स्टालिन की पॉलिटिक्स इस पर आगे निखरेगी, इसकी उम्मीद उनको है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्चुअल में होता क्या है, उस दिन क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शाम की समीक्षा जो होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। मैं वापस आता हूं उपाध्याय साहब के पास में। भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगी आप लोगों पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने तेलुगु अस्मिता के साथ ठीक नहीं किया। आपके पास संख्या बल है नहीं, फिर भी आपने 79 साल के सुदर्शन रेड्डी जी को मैदान में उतार दिया। एक हारी हुई लड़ाई में मैदान में उतार कर क्या हासिल करना चाहे उपाध्याय साहब? आपने एक तेलुगु अस्मिता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया, ये सवाल है। इसका कोई उत्तर आपके पास है? देखिए हिमांशु जी, आखिर आप बताइए, किसी न किसी को तो खड़ा होता ही, तो क्या उसके साथ हम खिलवाड़ करते? अरे भाई, हमने किसी को खड़ा किया तो उसका सम्मान किया, उसकी अस्मिता को, और बचाने का प्रयास किया, और देश में और उभारने का प्रयास किया। और इन लोगों ने, आप देखिए, अगर घबराए नहीं होते डॉक्टर साहब, तो 2-3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो जब से
राजनीति किए हैं पार्टी को तोड़ने, विधायकों के खरीदने, शासकों को खरीदने में कि अपना पूरा समय लगाया है, अपना पूरा दिमाग लगाया है, पैसा रुपया लगाया है। वो फोन कर रहे थे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। अरे इस समय जन्मदिन की बधाई देने के लिए कभी ऐसे तो नहीं पूछे हाल चाल इतने दिन में, पहली बार उनका दिखाई दिया था। और उस पर लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर एक डर है कि क्या हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये लग गया क्या कि हम जो है चुनाव नहीं जीत रहे हैं, या हमारे जो है साथी जो है क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि ये लोग अंदर से डरे हुए हैं हमारी एकता को देखकर, और उसी का नतीजा ये रहा है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं अस्मिता की बात, तेलुगु अस्मिता की बात जो कह रहे हैं, तेलुगु अस्मिता को हमने जो है महत्व दिया है, जगाने का काम किया है। अब वहां के सांसदों के ऊपर है वो अपने अस्मिता को बचाने में कितना योगदान दे सकते हैं। हमने तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना बताओ, एक छोटा सा सवाल है आपसे उपाध्याय साहब, जब आप इतने एकजुट हो तो आपकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आप इतने दीनहीन क्यों हैं? एक राजनीतिक पद है उपराष्ट्रपति का, इतना बड़ा विपक्षी गठबंधन है, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, एक योग्य राजनीतिक प्रतिभा नहीं खोज पाए आप जिसको उपराष्ट्रपति में मैदान में ला पाते। घर में बैठे हुए रिटायर्ड जस्टिस को प्रत्याशी बनाए आप। एक राजनेता आपके पास इस लायक नहीं बचा है जिसको आप उपराष्ट्रपति के लायक पाते। इतनी बुरी हालत में पहुंच गए आप लोग 11 साल विपक्ष में रहने में। डॉक्टर साहब, वो हमारे जो है सुदर्शन रेड्डी जी संवैधानिक ज्ञाता रहे हैं, जो है जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट में। बताइए, उपराष्ट्रपति का पद तो ऐसा है जो निर्विवाद रूप से ही रहे, बिना पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। जिस तरह से पिछले 2 कार्यकालों में सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय ने कार्य किया, पूरा देश देखा है। किस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक रूप से दूसरा महत्वपूर्ण पद है, अमित शाह मोदी जी के सामने झुके रहे, हमेशा जो है वो कभी कबर सीधा ही नहीं किए। तब भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको एक दिन में ही बिना कारण, अब पता नहीं स्वास्थ्य सही था कि नहीं था, लोगों को तो पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-2 दिन पहले ही कहा था कि मैं 2027 तक जो है उपराष्ट्रपति रहूंगा। 1-2 दिन 3 दिन में क्या हो गया कि एकाएक इस्तीफा दे दिए। ऐसे व्यक्ति को भी इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से जिस तरह से हटाया, पूरा देश आश्चर्यचकित है। यही इनकी राजनीति है। जैसा कि ममता जी ने कहा कि यहाँ पर नहीं, मेरे को तो अपने सवाल का उत्तर चाहिए, रुकिए। तो ये संवैधानिक पद है, वो कानून दे, तो आपको नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए उपराष्ट्रपति का पद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के लिए आरक्षित हो जाना चाहिए? संविधान का पद है ना, संवैधानिक पद है। क्या कहते हैं आप पहले तो ये काम किए नहीं, अब जरूरत महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, जो भी कैंडिडेट हम लोग जब दिए हैं तो सभी घटक दल हमारे हैं। हम लोकतांत्रिक परंपरा के ध्यान में रखते, सबकी विचारधाराओं को महत्व देखते हुए हमने योग्य उम्मीदवार दिया है। वो किसी मामले में कम नहीं है। दूसरी तरफ राधा कृष्णन जी भी योग्य उम्मीदवार है, मैं मानता हूं। ये बात अलग है कि जनता में लोकप्रिय नहीं रहे हैं वो अभी उनका बहुत पक्षपातपूर्ण वाला कार्य दिखाई नहीं दिया, जैसा कि जगदीप धनखड़ जी और अन्य उपराष्ट्रपति और अन्य उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार राज्यपाल के रूप में काम करते रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। हमारे कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है। देखिए आगे क्या होता है वो कहना है, पर मैं वापस आना चाहता हूँ ममता जी के पास में। ममता जी, उन्होंने भाजपा बड़ी कोशिश कर रही है अपने संख्या बल के रहते हुए भी कुछ विपक्ष के सांसदों को अपने साथ लाने की। किससे इतना डर है जिसके चलते इतनी मेहनत हो रही है? अपने लोगों पे भरोसा थोड़ा कम हो गया क्या? ये तेलुगु अस्मिता को लेकर डर तो नहीं गए आप लोग? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही है। और ये कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो शायद सोते जागते रात दिन मोदी जी और अमित शाह को ही अपने सपनों में देखती होगी। सोते उठते रात को हर समय ने मोदी जी और वो याद आते हैं, तो उनके दिमाग में लगातार वही चीजें चल रही होती हैं, मैं कहना चाहूंगी। दूसरा, आपके इस बात का जवाब मैं इसलिए एक दिल्ली के चुनाव से छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से भी दे दूं। अगर आपको याद रहा हो
जब केजरीवाल जी और ये चुनाव थे इस बार विधानसभा के दिल्ली में, तो केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा शगुफा छोड़ा था। इलेक्शन के रिजल्ट आए भी नहीं थे, उससे रात पहले ही कहने लगे वो कि देखिए हमारे सांसदों को हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। तो ये जो अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन के लोगों को एक डर सता रहा होता है। वो डर इनका इनहेरेंट भी होता है। इनहेरेंट इसलिए होता है क्योंकि इन्हें डर लग रहा होता है कि हमारे लिए चीजें बहुत मुश्किल है, हम पता नहीं अपने अस्तित्व को कैसे बचा पाएंगे, कैसे नहीं बचा पाएंगे। उसकी वजह से ना सपने दिवा स्वप्न दिख रहे होते हैं कि हाँ, विधायकों को या सांसदों को तोड़ने की और खरीदने की कोशिश की जा रही है। ममता जी, मैं बीच में रोकता हूँ आपको, एक बीच में सवाल है मेरा। आपको इस बात की प्रसन्नता है या इस बात का अफसोस है कि विपक्षी को सपने में भी जो है अमित शाह और मोदी जी दिखते हैं? इसकी आपको खुशी है या इसको लेकर आपको नाराजगी है? मैं इसको कहूंगी कि थोड़ी सी खुशी है। वैसे तो मिक्स रिएक्शन है, पर थोड़ी सी खुशी है। क्यों जानते हैं? इसलिए कहना चाहूंगी कि ये लोग ना लगातार क्या की राजनीति खेलते हैं। इनके लिए देश या देश के इश्यूज मायने नहीं रखते हैं। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे, अगर ये वाकई में लोकतंत्र के बारे में डिस्कशन और लोकतंत्र को वाकई में बचाना चाहते हैं, उसके लिए बात करना चाहते हैं, तो जनता के मुद्दे संसद के अंदर उठाएगी ना। संसद के बाहर को धरने का या अपने प्रदर्शन का मैदान क्यों बना रहे हैं? दूसरा, आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा, देश के अंदर अगर हम हर जो भी अपना संवैधानिक संस्था है, हर एक चीज पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, व्हाटएवर में भी, तो क्या एक अराजकता की राजनीति की शुरुआत नहीं मानी जाएगी? तो इनको डर क्या लगता है? इनका मेन लक्ष्य होता है सीटें पाना या सत्ता हासिल करना, कि हमें सीएम की या पीएम की कुर्सी चाहिए। उसके अलावा इनका लक्ष्य नहीं होता। इसलिए वो कभी राजनीतिक मुद्दों में वो बात कभी आती ही नहीं। इनकी आज तक राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को कभी बधाई देते हुए सुना है कि देश हमारी चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था में पहुंच गया है, देशवासियों आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं देख पाते वो चीजें। तो इनका जो आंतरिक डर है वो इसलिए होता है कि कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं, देश बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब मुद्दा क्या बनाया जाए, उसके लिए ये मोदी जी और इनको अमित शाह जी को टारगेट कर रहे हैं। ममता जी, दिक्कत अलग अलग रहती है ना। अब 80 करोड़ देशवासी अभी भी 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदगी काट रहे हैं, तो इस बात का दुख मनाए या चौथी अर्थव्यवस्था हो गई इसको लेकर बधाई दें, ऐसे कई संकट आ जाते हैं। अब संसद में बहस होनी चाहिए कि बाहर होनी चाहिए। और विपक्ष में जब भाजपा थी तो हम तो आपकी इसी भूमिका को बड़ा सराहते थे कि आप सड़क पर लड़ाई क्या जबरदस्त तरीके से लड़ते थे। वो स्मृति ईरानी का सिलेंडर और चूड़ियां आज भी हमें याद रहती हैं। दिक्कत बहुत रहती है ममता जी। होता क्या है ना कि सत्ता में रहते हुए जो बात खराब लगती है ना, वो विपक्ष में रहते हुए बहुत अच्छी लगती है। विचार कीजिएगा। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी के पास आता हूँ, और प्रेम कुमार जी आपसे समझना चाहता हूँ। मार्गेट अल्वा बनाम जगदीप धनखड़ में एक तरफा मुकाबला रहा था। इस बार भी ऐसे एक तरफा मुकाबले की उम्मीद या कुल मिलाकर प्रतिष्ठा के संदर्भ में ही दिलचस्प चुनाव देखें, विपक्ष अपने संख्या बल को बचा पाता है या नहीं बचा पाता? प्रेम जी, आखिरी टिप्पणी। देखिए द्विवेदी जी, ये इस लड़ाई को जो तेलुगु अस्मिता और इस तरह से जो जोड़ने की कोशिश हुई है, इसका जवाब अपोजिशन ने वैचारिक आधार पर देने की कोशिश की है। और ये चुनाव विचार के आधार पर लड़ा जा रहा है। इसको अमित शाह जी के बयान से और मजबूती मिली और शार्प एक लड़ाई बन गई जो वैचारिक आधार पर। और जब कभी भी वैचारिक आधार पर लड़ाई होगी तो आने वाले समय में कोई भी चुनाव संवैधानिक पद वाले ही क्यों ना हो, लड़े जाएंगे। अब वो नहीं होगा कि सहमति, जब विचार दो स्पष्ट रूप से आमने सामने हैं तो चुनाव होंगे। और इस हिसाब से अब हम उस युग में कदम रख रहे हैं जब सर्वा मायने नहीं रखते। ये लड़ाई लड़ाकर अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के निष्कर्ष पर पहुंचे तो कल एक दिलचस्प चुनाव है जिसमें जीत हार को लेकर तो उलटफेर की संभावना कम देखते हैं, पर किसके पक्ष में कौन रहता है इसको लेकर तो दिलचस्पी बरकरार है। देखें कल क्या नतीजे आते हैं और उपराष्ट्रपति के पद पर कौन हमें दिखाई देते हैं। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।